हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोग का इस लेक्चर में। जैसे कि मैंने वादा किया था कि इकोनॉमिक्स हो गया या फिर अपना ओसीएम हो गया या फिर अपना एसपी हो गया और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस हो गया 12th कॉमर्स का। तो इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर नहीं, एक एग्जॉस्टिव रिविजन्स उस जगह पे मैं सारे चैप्टर्स के अच्छी तरीके से कवर करूँगा। ओसीएम का और इकोनॉमिक्स का एक पूरा एग्जॉस्टिव रिवीजन लेक्चर फर्स्ट चैप्टर के ऊपर दोनों सब्जेक्ट्स के, इको के और अपने ओसीएम के, उस जगह पे मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे विनीत देशपांडे करके यूट्यूब चैनल है उस पर अपलोड किया है। आप लोग देख सकते हो। आप लोगों को वो लेक्चर्स कैसे लगे डेफिनेटली मुझे बताइएगा। मैं और कुछ अच्छा कर सकूँ वो मेरी कोशिश रहेगी। आज अपन लोग देखेंगे कि सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का जो आपका ये फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, उसके बारे में उसका एक एग्जॉस्टिव रिवीजन आप हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। सो बेसिकली आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे सिलेबस में टोटल मिला के 12 चैप्टर्स है, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस हो गया, सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस हो गया, इशू ऑफ शेयर्स हो गया, इशू ऑफ डिबेंचर्स हो गया, डिपॉजिट हो गया, इसके बाद में करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स हो गया, उसके बाद में करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर्स हो गया, उसके बाद में करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर्स हो गया, उसके बाद में डिपॉजिटरी सिस्टम हो गया, उसके बाद में डिविडेंड एंड इंटरेस्ट हो गया, उसके बाद में फाइनेंशियल मार्केट हो गया, उसके बाद में स्टॉक एक्सचेंज हो गया। तो कहीं ना कहीं ये सारे चैप्टर्स का एक एग्जॉस्टिव रिवीजन अपन लोग यहाँ पे कवर करेंगे। मैं सीएस फाइनल की एग्जामिनेशन दे चुका हूँ, ये सारे चीज़ें मैंने इन डिटेल पढ़ी है। आप लोगों को बताया कि अपने जो प्रोफेशनल कोर्सेज है, सीए हो गया, सीएस हो गया, इनमें कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ करके एक सब्जेक्ट रहता है जो कि ये सारे सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ाता है। और उस जगह पे मैंने भी 12th अपना कॉमर्स से ही किया है, तो मुझे भी इस सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 88 मार्क्स थे। मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स में मुझे 100 आउट ऑफ 81 थे, एंड अपने ओसीएम में 100 आउट ऑफ 77 या 78 कुछ तो भी थे। तो ये तीनों सब्जेक्ट, थ्योरी सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही स्कोरिंग है। खास करके बात की जाए इस सेक्रेटरियल प्रैक्टिस की, तो इस सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं अगर अपन प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ चले, प्रॉपर कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेके चले, तो मुझे लगता है कि 90-95 इजीली स्कोर कर सकते हैं। अगर बात आती है अपने इकोनॉमिक्स की, तो उसमें भी कहीं ना कहीं 80-85 अपन लोग अच्छी तरीके से स्कोर कर सकते हैं। बात आती है ओसीएम की, तो उसमें भी 80-85 अच्छी तरीके से स्कोर किया जा सकता है। सो कहीं ना कहीं अगर इन तीन सब्जेक्ट को अगर अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें, अपना अकाउंटिंग, उसमें भी 90-95 अच्छी तरीके से स्कोर किया जा सकता है। आई थिंक व्हेन आई गिवन द 12th कॉमर्स अकाउंटेंसी एग्जामिनेशन ऑफ 12th बोर्ड, आई स्कोर 100 आउट ऑफ 83 समथिंग। सो कहीं ना कहीं उसमें भी 90 तक अपन लोग आराम से स्कोर कर सकते हैं। उसमें जो कि स्टेप वाइज मार्क होते हैं, दो आपकी बैलेंस शीट अगर टैली भी नहीं हुई, आपके अकाउंट्स उस जगह पे टैली भी नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं जब आप लोग स्टेप सॉल्व करते हो, आपके जो एडजस्टमेंट्स है वो सारी चीज़ें आप लोग सॉल्व करते हो, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर मार्क्स आपको मिलते हैं। तो बहुत ही स्कोरिंग सारा एक सिलेबस देखे तो स्कोरिंग है। सो कहीं ना कहीं आप लोग अच्छी तरीके से स्कोर कर सकते हो। तीनों सब्जेक्ट का एसपी हो गया, ओसीएम हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, अच्छी तरीके से इसका रिवीजन लेक्चर मैं यहाँ पे कवर करूँगा। एंड डेफिनेटली एक एग्जॉस्टिव रिवीजन होगा। आपको जो भी डाउट्स है मुझे CACS विनीत करके अपना इंस्टाग्राम पेज है, यूट्यूब चैनल है अपना विनीत देशपांडे करके, उसके ऊपर कहीं ना कहीं मुझे आप लोग वहाँ पे कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली उसको रिजॉल्व करूँगा। एंड अपन लोग देखते हैं, अभी ये अपना फर्स्ट चैप्टर दिया है अपने को सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का, एक एक करके सारे चैप्टर्स अपन लोग कवर करते जाएंगे। दो सब्जेक्ट्स एसपी और दो सब्जेक्ट्स इकोनॉमिक्स और अपना ओसीएम का, दोनों सब्जेक्ट्स के फर्स्ट चैप्टर जो है उसका एग्जॉस्टिव रिवीजन मैंने अपने यूट्यूब चैनल विनीत देशपांडे करके यूट्यूब चैनल है उस पर अपलोड किया है, आप लोग देख सकते हो। एंड अभी ये थर्ड रिवीजन, ठीक है ना, थर्ड एग्जॉस्टिव रिवीजन ऑफ सेक्रेटरियल प्रैक्टिस फॉर द 12th कॉमर्स पीपल। जो लोग Feb 26 में एग्जामिनेशन देने वाले उनके लिए भी ये है, तो कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। सो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कॉर्पोरेट फाइनेंस जब भी कोई कंपनी चलती है, जब भी कोई बिजनेस चलता है, तो कहीं ना कहीं उसको फंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो फंड कहाँ से वो बिजनेस रेज कर सकता है, फंड, उसके बाद में फिक्स कैपिटल क्या होता है, उसके बाद में वर्किंग कैपिटल क्या होता है, क्या मतलब कौन सा बिजनेस, कौन सी कंपनी शेयर्स रेज करके वहाँ पे पब्लिक से पैसा ले सकती है, क्या अपन लोन ले सकते हैं, क्या अपन डिपॉजिट्स ले सकते हैं, क्या अपन बोरोविंग्स ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में उस जगह पे देखे रखी है। इसका कॉर्पोरेट फाइनेंस जो कि फंड लगता है उसका बिजनेस में एक तरीके का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। सो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में देखे रखी है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि द टर्म
फाइनेंस इज रिलेटेड टू द मनी एंड मनी मैनेजमेंट. इट इज रिलेटेड टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी. सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द इफिशियंसी विथ विच इट इज एबल टू जनरेट एंड यूज फंड्स. मतलब कोई भी सबसे पहले तो यहाँ पे बोला गया है कि फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी. मतलब फाइनेंस की जब बात आती है तो अपने दिमाग के सामने एक चीज़ आती है, दैट इज मनी एंड मनी मैनेजमेंट. मतलब फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, ठीक है ना, फंड्स को कैसे मैनेज करना है, फंड्स को कैसे रेज करना है, फंड्स को किस तरीके से वहाँ पे मार्केट में डालना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अपन लोग देखते हैं. सेकेंडली अगर बात करी जाए तो सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द इफिशियंसी विथ विच इट इज़ एबल टू जनरेट एंड यूज फंड. मतलब कोई भी बिजनेस का सक्सेस वहाँ पे डिपेंड करता है कि उसकी फंड रिक्वायरमेंट. सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द इफिशियंसी विथ विच इट इज़ एबल टू जनरेट एंड यूज फंड. मतलब कोई भी बिजनेस का सक्सेस डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से मार्केट से फंड रेज करता है एंड उन फंड को एक तरीके से कहाँ पे यूज़ करता है, कहाँ पे वो फंड्स डालता है ताकि वो जो शेयर होल्डर्स है उनको मैक्सिमम रिटर्न वहाँ पे मिल सके. सो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट फाइनेंस फंड्स की रिक्वायरमेंट एक कंपनी को रन करने के लिए, एक बिजनेस को रन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा है. यही सारी चीज़ें यहाँ पे देखे रखी है. यहाँ पर आप लोग डेफिनेशन देखोगे तो कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स प्राइमरीली विद द एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन. मतलब यहाँ पे बोला गया है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या है, इट इज एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन. मतलब बिजनेस कॉर्पोरेशन जो है वो मार्केट से फंड रेज करते हैं एंड उसको अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं. जो कुछ भी वहाँ पे उन लोगों को बिजनेस करना है उन बिजनेस में वो सारे फंड्स को वो लोग डालते हैं ताकि वो बिजनेस का जो भी ऑब्जेक्टिव है वो वहाँ पे अचीव हो पाए. द फाइनेंस मैनेजर ऑफ एनी कॉर्पोरेशन हैज़ टू इंश्योर दैट firm has adequate finance, they are using right source of funds that have minimum cost, the firm utilizes raised funds effectively, they are generating maximum returns for its owners. मतलब जो कुछ भी बिजनेस का फाइनेंस मैनेजर है उसको एक चीज़ इंश्योर करनी पड़ेगी कि फर्म हैज एडिक्वेट फाइनेंस. मतलब फर्म के पास वो सारे बिजनेस के पास, वो सारी कंपनी के पास एक अच्छा खासा फंड हो. मतलब अगर कोई बिजनेस को वहाँ पे 100 करोड़ लगने वाले हैं, मतलब कोई बिजनेस स्टार्ट करने को, कोई बिजनेस रन करने को, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रन करने को 100 करोड़ लगने वाले, तो वो बिजनेस के पास में उतना फंड्स होना चाहिए ताकि वो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से हो सके. दे आर यूजिंग राइट सोर्स ऑफ फंड्स दैट हैव मिनिमम कॉस्ट. मतलब राइट सोर्स ऑफ फंड मतलब क्या वो जो कुछ भी 100 करोड़ रुपए लगने वाले वो शेयर्स के माध्यम से रेज किए जाएंगे कि या फिर उसका लोन लिया जाएगा मार्केट से या फिर वो खुद के घर से डालेंगे. तो राइट सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है तो कहीं ना कहीं फाइनेंस मैनेजर को देखना पड़ेगा कि कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस अपने लिए अच्छा है. उसके बाद द फर्म यूटिलाइजेस रेज फंड्स इफेक्टिवली. मतलब जो कोई भी फंड्स मार्केट से रेज किए या फिर मार्केट से बोरो किए उसको इफेक्टिवली उस जगह पे यूज़ करना होगा. उसके बाद में आता है दे आर जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न्स फॉर इट्स ओनर. मतलब जो कुछ भी फंड्स आप लोगों ने मार्केट में डाले, जो कुछ भी फर्म आप लोगों ने बिजनेस में डाले, तो कहीं ना कहीं दे जनरेट मैक्सिमम रिटर्न्स. मतलब कहीं ना कहीं वो अपने ओनर के लिए वहाँ पे मैक्सिमम रिटर्न जनरेट कर पाए, ठीक है ना. मतलब उससे मैक्सिमम रिटर्न मिलना चाहिए ताकि कंपनी की भी ग्रोथ हो और जो लोगों ने वो फंड्स वहाँ पे बिजनेस में लगाए उन लोगों को भी एक अच्छा रिटर्न वहाँ पे मिल सके, ठीक है ना. द फॉलोइंग 2 डिसीजंस आर द बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. मतलब कॉर्पोरेट फाइनेंस की जब बात आती है तो ये 2 डिसीजंस वहाँ पे लेने पड़ते हैं और ये 2 डिसीजंस वहाँ पे बहुत ही मायने रखते हैं, बहुत ही एक तरीके का ये 2 डिसीजंस का वहाँ पे सिग्निफिकेंस है. सबसे पहले आता है फाइनेंसिंग डिसीजन. फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या बोला गया है, द बिजनेस फर्म हैज एक्सेस टू कैपिटल मार्केट टू फुलफिल इट्स फाइनेंशियल नीड्स. द फर्म हैज मल्टीपल चॉइसेस ऑफ सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग. Firm can choose whether it wants to raise equity capital or debt capital. Firm can even opt for bank loan, वहाँ पे अपना डिपॉजिट्स देना था, डिबेंचर्स टू रेज फंड्स. The finance manager ensures that the firm is well capitalized. For example, they have right amount of capital and that the firm has right combination of debt and equity. मतलब ये बोलता है कि फाइनेंस मैनेजर ने वहाँ पे इंश्योर करना चाहिए कि फर्म के पास एक एडिक्वेट कैपिटल हो, जितना पैसा लगता है उतना पैसा वो फर्म के पास, वो बिजनेस के पास, वो कंपनी के पास होना चाहिए, वो ऑर्गेनाइजेशन के पास में उस जगह पे होना चाहिए. एंड देन कौन सा सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, जैसे मैंने बोला कि आपको शेयर्स रेज करके
वहाँ पे मार्केट में पैसा लाना है आपको, मार्केट में आईपीओ लाना है उसके बाद में, या फिर आपको मार्केट से फंड बोरो करने हैं बैंक से, या फिर आपको लोगों से डिपॉजिट्स लेना है एंड देन वो फंड सारे बिजनेस में लगाना है। सो कहीं ना कहीं ये फाइनेंसिंग डिसीजन जो है कि फाइनेंस कहाँ से आने वाला है, वहाँ पे मतलब जो कुछ भी कैपिटल, जो कुछ भी बिजनेस के लिए पैसे लगने वाले वो आप कहाँ से रेज करने वाले हो, ठीक है ना। मतलब आप लोन लेके रेज करोगे, या फिर आप शेयर्स लोगों को दोगे और उसके बदले में लोगों से पैसे लोगे, या फिर आप लोग वहाँ पे एक लोगों से सारे डिपॉजिट्स लोगे। तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या है एंड कौन सा कॉस्ट बिजनेस के लिए अच्छा है, मतलब कौन सा कॉस्ट, मतलब शेयर्स रेज किए तो उसके ऊपर डिविडेंड देना पड़ेगा, मार्केट से बोरो किए तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, डिपॉजिट लिया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, डिबेंचर्स रेज किए तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो कौन से फर्म के लिए कौन सा चीज़ बेनिफिशियल है, कौन सा बिजनेस के लिए चीज़ वहाँ पे बेनिफिशियल है, एंड जो कुछ भी लोगों ने उसके ऊपर वो सारे पैसे बिजनेस में लगाए हैं उनको भी एक अच्छे तरीके का एक रिटर्न वहाँ पे जाना चाहिए, एंड फर्म को भी एक तरीके का कॉस्ट इफेक्टिव ये सारी चीज़ें रहे, हम भी एक अच्छा प्रॉफिट उसमें से कमा सके, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे बोला गया है आपके फाइनेंसिंग डिसीजन में। देन आता है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन। वंस द बिजनेस फर्म हैज गेन्ड एक्सेस टू कैपिटल, द फाइनेंस मैनेजर हैज टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग द यूज ऑफ फंड्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर सो दैट इट विल ब्रिंग मैक्सिमम रिटर्न फॉर इट्स ओनर्स। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि एक बार आप मार्केट से फंड लेते हो, ठीक है, आपने अगर शेयर्स मार्केट में दिए, इक्विटी शेयर्स आपने मार्केट में उस जगह पे इशू किए, एंड देन जब मार्केट में आप लोगों ने लोगों को इक्विटी शेयर्स दिए, तो इक्विटी शेयर्स मार्केट में देने के बाद में तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने इक्विटी शेयर्स देखिए जो कुछ भी फंड रेज किया है, तो कहीं ना कहीं वो सारे फंड को मार्केट में वो सारे फंड को बिजनेस में कहाँ डालना। तो कहीं ना कहीं फाइनेंस मैनेजर को ये स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि वो फर्म, वो बिजनेस वहाँ पे किस जगह पे अपना मार्केट में फंड्स लगाने वाला है, जो कुछ भी वो अपने बिजनेस में मार्केट में से रेज किए, मतलब वो फर्म कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाली है, ठीक है ना, शॉर्ट में बोला जाए तो कहीं ना कहीं फाइनेंस मैनेजर को ये चीज़ देखनी पड़ेगी, उसको ऐसे जगह पे वो सारे पैसे डालने हैं जहाँ पर कि मैक्सिमम रिटर्न्स, जो लोगों ने बिजनेस में पैसे लगाए उनको मैक्सिमम रिटर्न्स उस जगह पे मिले एंड उस जगह पे बिजनेस भी प्रॉफिटेबल रहे। तो ये बोलता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मतलब आपको इन्वेस्टमेंट किस जगह पे करनी है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें वहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन के माध्यम से अपन लोग जान सकते हैं। सो कॉर्पोरेट फाइनेंस के लिए 2 डिसीजंस वहाँ पे अपने को लेने पड़ेंगे। फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब शॉर्ट में याद रखो कि वहाँ पे पैसे कहाँ से आने वाले हैं। उसके बाद में आता है अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मतलब वो पैसे को अपन लोग कहाँ पे डालने वाले, कहाँ पे वो पैसे अपन लोग रखने वाले हो, ठीक है ना। वो पैसे जो है, जो कुछ भी मार्केट से रेज किए, वो फंड्स का सही यूज़ कैसे हो ताकि उसके जो ओनर्स है, जो लोगों ने पैसे डाला है, उनको मैक्सिमम रिटर्न उस जगह पे जा सके। वो पैसे किस जगह पे वो जो कुछ भी रेज किए वाला पैसा है, वो पैसे किस जगह पे वो सारे बिजनेस को डालना है ताकि मैक्सिमम रिटर्न वहाँ पे मिल सके, ये बोलता है अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सो इसके बाद में सिग्निफिकेंस की बात करें, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखे रखिए, मैं शॉर्ट में ये सारा चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, मतलब जो कुछ भी कॉर्पोरेट फाइनेंस है वो कहीं ना कहीं आपको एक डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प कर रहा है। मतलब अगर आपके पास फंड्स है, आपके पास वहाँ पे सारे एक तरीके का पूरा पैसा है, तो कहीं ना कहीं आप लोग एक अच्छी तरीके से आपका जो बिजनेस है उसको प्लान कर सकते हो, ताकि वो सारी चीज़ें, वो सारे डिसीजंस जो कुछ भी एक बिज़नेस को रन करने के लिए आप लोगों को लगने वाले हैं, जो सारे डिसीजंस आप लोगों को वहाँ पे आप लोगों को लेना पड़ेगा, वो अगर आपके पास पैसा है तो कहीं ना कहीं आप लोग फ्रीली वो सारे डिसीजंस लो पाओगे और कहीं ना कहीं बिजनेस वहाँ पे एक्सपांड होगा। अगर फंड्स ही नहीं है तो क्या ही बिजनेस करोगे। अगर उस जगह पे बिजनेस करना है तो कहीं ना कहीं मशीनरी लेनी पड़ेगी, लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, वहाँ पे जो कुछ भी बिजनेस रन करने के लिए कोई जगह लेनी पड़ेगी, उसका रेंट है, उसका लाइट बिल है, लेबर के पैसे, वेजेस है, मार्केटिंग के पैसे, सारी चीज़ें, सैलरीज है। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस जो बोलता है, तो कॉर्पोरेट फाइनेंस बोलता है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अगर पैसा है तो कहीं ना कहीं आप लोग एक अच्छी तरीके से डिसीजन मेकिंग कर पाओगे, मतलब बिजनेस को एक्सपांड करने में ईज जाएगी, एक स्मूथनेस रहेगा, एक इफेक्टिव तरीके से सारी चीज़ें होगी, एक इफ़िशियंसी वहाँ पे रहेगी। आप लोग खुद की लाइफ में देखो, आपके पास अगर उस जगह पे पैसे है तो कहीं ना कहीं आप लोग अच्छी तरीके से एक अच्छी लाइफ के एक सारे डिसीजंस एक अच्छी तरीके से लेते हो। अगर आपके पास पैसा है, अगर आपको लगता है कि मुझे समझो एक छोटी मोटी कार लेनी है, एक छोटी मोटी बाइक लेनी है, आप डेफिनेटली अच्छी तरीके से वहाँ पे वो सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है, ठीक है ना,
तो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में हार जाएगा आपको। तो यही चीज़ यहाँ पे बोल के रखिए कि अगर आपके पास पैसे है, अगर बिजनेस के पास फंड्स है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस एक अच्छी तरीके से सारी चीज़ें कर पाएगा, सारे फंड्स रेज कर पाएगा। सेकेंडली आता है हेल्प इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट, मतलब जो कुछ भी व्हेन एवर अ बिजनेस फर्म वांट्स टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर इट नीड्स टू रेज कैपिटल। बिजनेस फर्म्स कैन रेज फंड्स बाय इशूइंग शेयर्स डिवेंचर्स। वहाँ पे ये सारी चीज़ बोल के रखिए कि जो कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो कहीं ना कहीं उसके लिए कैपिटल लगता है। तो कैपिटल किस चीज़ से आप लोग रेज करोगे, मतलब शेयर्स इशू करके कैपिटल रेज करोगे मार्केट से, या फिर डिवेंचर्स को देगो मार्केट में और उससे फंड रेज करोगे, या फिर मार्केट से बोरो करोगे, या फिर अपने डिपॉजिटर से लोगे। तो कहीं ना कहीं कैपिटल कहाँ से लाओगे, ये सारी चीज़ें कॉर्पोरेट फाइनेंस के ये सारी चीज़ें अपने को कॉर्पोरेट फाइनेंस वहाँ पे बताता है। उसके बाद में आता है हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी ये कहीं ना कहीं एक तरीके का सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे देखिए रखा है, देखो R&D मस्ट बी अंडरटेकन फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, ठीक है ना। मतलब कोई भी बिजनेस को अगर आगे लेके जाना है, कोई भी बिजनेस को एक्सपांड करना है, तो कहीं ना कहीं रिसर्च करना पड़ता है, R&D करना पड़ता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है कि मतलब अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं उसे बोला जाता है कि R&D करना, मतलब किस एरिया में अपने को वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, वो सारी चीज़ें एक तरीके से देखना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वही चीज़ बोल के रखिए, डिटेल टेक्निकल वर्क इज इसेंशियल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। R&D is lengthy process and therefore funds have to be made available throughout the research work. These would require continuous financial support. मतलब जो आप लोग R&D करते हो, ठीक है ना, कि भाई बिजनेस मतलब बिजनेस किस तरीके से एक्सपांड हो सकता है, वहाँ पे अपने को कौन से एरिया में एक तरीके की अपॉर्चुनिटी है जिसका कि अपन लोग फ़ायदा ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं R&D करने के लिए आपको फंड्स लगेंगे, आपको लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा, टेक्निकल वर्क है, सारी चीज़ें मतलब सारे रिसोर्सेज आपके लिए आपके पास चाहिए। तो जब आपका R&D चलता है तो कहीं ना कहीं थ्रू आउट द प्रोसेस कहीं ना कहीं आपके पास सारे फंड्स होने चाहिए, तो ही आप लोग एक तरीके की R&D में वहाँ पे जा सकते हो एंड कहीं ना कहीं बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हो, ठीक है ना। हेल्प इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस, ठीक है ना। मतलब अगर आपके पास पैसे है तो कहीं ना कहीं बिजनेस एक स्मूथ तरीके से चलेगा। जैसे कि मैंने पहले आपको बोला कि इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली अगर बिजनेस को चलाना है तो कहीं ना कहीं फंड्स लगेंगे। अगर फंड्स नहीं है तो कहीं ना कहीं बिजनेस इफेक्टिवली और इफिशिएंटली उस जगह पे नहीं चलेगा। अगर फंड्स है तो कहीं ना कहीं सारे डिसीजन जो बिजनेस को लेने पड़ेंगे अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, वो वहाँ पे फर्म अच्छी तरीके से वहाँ पे ले सकती है। तो कहीं ना कहीं वही सारी चीज़ इसमें बताई गई है। उसके बाद में ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज़, ठीक है ना। मतलब अगर बिजनेस के पास पैसा है तो वो कहीं ना कहीं जो कुछ भी सारी एक्टिविटीज़ बिजनेस कर रहा है, अगर समझो आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आप लोगों को अपॉइंट कर रहे हो वो सारी चीज़ करने के लिए, आपने कोई जगह वहाँ पे रेंट पे ले ली, आप लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें कि एक बीच में अगर कोऑर्डिनेशन लाना है तो कहीं ना कहीं आपके पास फंड्स होने चाहिए। बिजनेस एक्सपांड करने के लिए फंड्स होने चाहिए। जब तक आपके पास फंड्स नहीं है तो ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। सो ये वो सारे बिजनेस में अगर कोऑर्डिनेशन लाना है तो फंड्स बहुत ही मायने रखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में बोला गया है कि अपना प्रमोट्स एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। आपके पास अगर फंड्स हो तो कहीं ना कहीं आप लोग बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हो, नए मार्केट में जा सकते हो, नई चीज़ें लॉन्च कर सकते हो, नए लोगों को अपॉइंट कर सकते हो, उसके बाद में नए लोगों के साथ में कोलैबोरेशन कर सकते हो। एंड मतलब आपका अगर मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है तो आप लोग उसके बाद में सर्विसेज में भी जा सकते हो। आपका सर्विसेज का है तो आप मैन्युफैक्चरिंग में आप लोग फिर से मैन्युफैक्चरिंग में भी जा सकते हो। मतलब कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को एक्सपांड एंड डाइवर्सिफाई कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब अगर आपके पास फंड्स है तो, अगर आपके पास फंड्स ही नहीं है तो कहीं ना कहीं आप लोग कोई भी डिसीजन नहीं ले पाओगे। उसके बाद में मैनेजिंग रिस्क, कंपनी हैज़ टू मैनेज सेवरल रिस्क सच एज सडन फॉल्स इन सेल्स, लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी। मतलब अगर आपके पास फंड्स है तो कहीं ना कहीं जो कुछ भी रिस्क आपके पास आती है, समझो आपका हर महीने सेल होता है 100 यूनिट्स का, ठीक है ना, लेकिन इस महीने ऐसा हुआ कि 50 यूनिट्स का ही वहाँ पे आपका सेल हो पाया, तो कहीं ना कहीं 50 यूनिट्स का सेल आपका कम हुआ, इसकी वजह से आपका रेवेन्यू कम हुआ। तो कहीं ना कहीं जो कुछ भी आपके खर्चे थे, आपको सैलरीज देनी थी, आपको रेंट देना था, आपको लाइट बिल देना था, आपको सारी चीज़ें मेंटेन करनी थी बाकी की भी, तो कहीं ना कहीं उसमें आपका जो रेवेन्यू कम हुआ तो कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस जो आपको देने, सैलरी हो गया, वो सारी चीज़ें हो गया, रेंट हो गया,
उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कत जाएगी। तो आपके पास अगर फंड्स होंगे तो आप लोग कहीं ना कहीं वो फंड्स का यूज़ करके वो सारी लाइबिलिटीज़ आपकी जो भी है वो अच्छी तरीके से पे आउट कर पाओगे। तो फंड्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब जो कुछ भी आपके ऊपर रिस्क आई, जो कुछ भी आपका सेल कम हुआ, उसकी वजह से रेवेन्यू कम हुआ, कहीं ना कहीं एक तरीके की आपके ऊपर एक तरीके का रिस्क है। मतलब आपको पता नहीं है इस महीने 100 यूनिट सेल हुए, अगले महीने उतने होंगे या नहीं होंगे। अगर नहीं हुए तो उसके बाद में क्या? एवरी बिजनेस कम्स विद अ रिस्क, ठीक है ना। तो आपके पास एक रिस्क, एक आपको बिजनेस, जब आप लोग जब वहाँ पे बिजनेस में आते हो तो कहीं ना कहीं रिस्क होती है, बट वो रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए। उसका इफेक्ट आपको मालूम होना चाहिए कि अगर ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं हुई तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है ना। और ये कहीं ना कहीं कंट्रोल में वो रिस्क वहाँ पे अपने रहने चाहिए, उसके ऊपर एक होल्ड रहना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें, अगर आपके पास फंड्स है तो वो सारी चीज़ों को, वो सारा जो कुछ भी शॉर्टेज हुआ था सेल में, कहीं ना कहीं आप लोग वहाँ पे जो कुछ भी फंड्स वहाँ पे बिजनेस के पास है वो फंड्स को यूज़ करके अपनी लाइबिलिटीज वहाँ पे पे कर सकते हो। तो फंड्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। उसका हमें रिप्लेस दी ओल्ड असेट, मतलब जो कुछ भी ओल्ड असेट है, अगर बिजनेस का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, उसके पास में 10 मशीनरीज है, वो 10 मशीनरीज को अभी 10-20 साल हो गए, अभी वो मशीनरीज ख़राब हो गई, वो अभी पूरी स्क्रैप में जाएंगी, भंगार में जाएंगी, ठीक है। तो वो मशीनरी को रिप्लेस करने के लिए वहाँ पे नई मशीनरी लानी पड़ेगी, ताकि एक अच्छी तरीके से सारी मैन्युफैक्चरिंग हो पाए, अच्छा आउटपुट उस जगह पे निकल पाए। तो कहीं ना कहीं जो कुछ भी आप लोग न्यू मशीनरी खरीदोगे ओल्ड को बेच के, कहीं ना कहीं उसके लिए भी फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो फंड्स उसके लिए भी चाहिए। उसके बाद में पेमेंट ऑफ डिविडेंड, मतलब जब आप लोग मार्केट से शेयर, अपने कंपनी के इक्विटी शेयर लोगों को देते हो, उन लोगों से उस जगह पे पैसे लेते हो, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर डिविडेंड देना पड़ेगा। मतलब जैसे मार्केट से लोन लिया बैंक से, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है, वैसे ही इक्विटी शेयर्स के ऊपर उस जगह पे डिविडेंड देना पड़ेगा। एंड अगर आपने कुछ फंड्स बोरो किए हैं उसके ऊपर बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट का पेमेंट करने के लिए, डिविडेंड का पेमेंट करने के लिए शेयर होल्डर्स को फंड चाहिए। यही चीज़ यहाँ पे बोल के रखिए। उसके बाद पेमेंट ऑफ टैक्सेस, मतलब जो कुछ भी प्रॉफिट आप लोगों ने कमाया उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। अगर टैक्स भरना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं फंड्स चाहिए। अगर पैसे है तो ही टैक्स भर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारा सिग्निफिकेंस इसका देखे रखा है। अगर कॉर्पोरेट फाइनेंस का सिग्निफिकेंस, मतलब सिग्निफिकेंस बोले तो इम्पोर्टेंस उस जगह पे क्या है। अगर वहाँ पे बिजनेस के पास अगर फंड्स रहे तो कहीं ना कहीं वो अच्छी तरीके से इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली वहाँ पे बिजनेस कर सकता है। हेल्प, वो सारे बिजनेस के डिसीजंस लेने में वहाँ पे अपने को वहाँ पे हेल्प करता है। उसके बाद में जो कुछ भी फंड्स बिजनेस को लगने वाले वो किस सोर्स से आएंगे, मतलब आप लोग बैंक से लोगे, आप लोग शेयर्स इशू करके लोगे, आप लोग डिपॉजिटर से लोगे, आप लोग डिबेंचर से लोगे। वो वहाँ पे अपने को वहाँ पे कॉर्पोरेट फाइनेंस बताता है। देन हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए भी आपको थ्रू आउट द प्रोसेस फंड लगते हैं। तो आपके पास फंड है तो आपको ईजी जाएगा। देन हेल्प इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस, मतलब एक बिजनेस को इफिशियंटली चलाने के लिए आपके पास फंड्स होना चाहिए। ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन, मतलब सारे डिपार्टमेंट्स में अगर फंड्स है तो अच्छी तरीके से बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं और सारे डिपार्टमेंट्स में वहाँ पे कोऑर्डिनेशन रह सकता है। प्रमोट्स एक्सपांशन, मतलब अगर फंड्स है तो कहीं ना कहीं आप लोग एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जा सकते हो और कहीं ना कहीं बिजनेस को एक्सपांड और अपना डाइवर्सिफाई कर सकते हो। उसके बाद में अपना मैनेजिंग रिस्क, मतलब अगर आपके पास फंड्स है तो कहीं ना कहीं आप लोग अपनी लाइबिलिटी जो है वो अच्छी तरीके से पे आउट कर सकते हो। और कहीं ना कहीं वो जो आपको एक रिस्क आने वाला है, ठीक है ना, उसको अच्छी तरीके से वहाँ पे आप लोग मैनेज कर सकते हो। उसके बाद में रिप्लेस दी ओल्ड असेट, मतलब ओल्ड असेट, जब बिजनेस की असेट मशीनरीज वहाँ पे सारे स्क्रैप में जाती है तो कहीं ना कहीं उसको रिप्लेस करके न्यू लानी पड़ेगी। अगर फंड्स है तो वो अच्छी तरीके से अपन लोग इफेक्टिवली इफिशिएंटली उस जगह पे नई मशीनरीज ला पाएंगे। उसके बाद में पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, मतलब बैंक से जो भी लोन लिए है, शेयर होल्डर्स से जो कुछ भी उस जगह पे पैसे रेज किए उसके ऊपर डिविडेंड देना पड़ेगा। उसके ऊपर बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर वहाँ पे बिजनेस के पास फंड्स है तो ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से हो सकती है। उसके बाद में पेमेंट ऑफ टैक्सेस, मतलब जो कुछ भी प्रॉफिट कमाया उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। कुछ फीस गवर्नमेंट की वो वहाँ पे आपने को देनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसके लिए भी फंड्स चाहिए। तो ये सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। उसके बाद में कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, ये देखो मैंने ये सारी चीज़ें पहले ही बोल के रखी है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कैपिटल चाहिए। मतलब कैपिटल मतलब भांडवल चाहिए आपको। आप लोगों को बताया कि जैसे कि आप लोगों को समझो अगर कोई दुकान चालू कर रहे हैं, समझो आप लोगों को वहाँ पे कोई चाय की दुकान स्टार्ट करनी है। समझो ए और बी दो लोग हैं, इन दो लोगों ने सोचा कि भाई अभी बस हो गया, अभी मस्त कौन सा अभी मस्त एक अच्छे तरीके का पूरा बिजनेस करते, कौन नौकरी वगैरह करेगा। अभी चाय की दुकान शुरू करनी है तो चाय की दुकान शुरू करने के लिए वो तो फोकट में तो नहीं होगी, उसके लिए पैसा तो लगेगा भाई। मतलब ऐसा तो नहीं है कि जाके बैठ गए चाय बना दी, सारा चीज़ लानी पड़ेगा, शक्कर लानी पड़ेगी,
अपनी चाय पत्ती लानी पड़ेगी, उसके बाद में सारे बर्तन लाने पड़ेंगे, एक शटर रेंट पे लेना पड़ेगा, सारी चीज़ें उसके लिए कहीं ना कहीं फंड्स लगेंगे मिनिमम। वहाँ पे अच्छी से अच्छी दुकान स्टार्ट करनी है तो अगर अच्छी तरीके से सारी चीज़ें चलानी है इफेक्टिवली तो 50,000 to 1 लाख रुपये लगेगी। मतलब दोनों को वहाँ पे उस जगह पे 25 से 50,000 रुपये मतलब दोनों लोगों को निकालने होंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो दोनों लोग अभी अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये लोग जो कोई भी फंड्स है वो सारे फंड्स कहाँ से लाएंगे, मतलब खुद की जेब से लाएंगे, लोगों से लाएंगे, फ्रेंड से बोरो करके लाएंगे, बैंक से बोरो करके लाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो कोई भी फंड्स बिजनेस को लगने वाले हैं, जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है बिजनेस की, तो कहीं ना कहीं वो सारी रिक्वायरमेंट बिजनेस किस तरीके से फुलफिल करेगा। मतलब जैसे कि मैंने बोला कि आप लोग शेयर्स इशू करके पैसे रेज करोगे, या फिर आप लोगों को डिबेंचर्स दे के लोगों से पैसे रेज करोगे, या फिर आप लोग वहाँ पे डिपॉजिट दे के पैसे लोगों से रेज करोगे, या फिर उसके बाद में देखा जाए तो मुझे लगता है कि या फिर आप लोग एक तरीके से बैंक से लोन लेके वहाँ पे सारे फंड रेज करोगे। तो फंड रेज जो कुछ भी कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो कुछ भी बिजनेस को पैसे लगने वाले, वो किस तरीके से आप लोग वहाँ पे रेज कर पाएंगे। इसमें दो टाइप से, फिक्स कैपिटल एंड अपना सेकेंड है आपका वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल मतलब फिक्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, फिक्स कैपिटल इज द कैपिटल विच इज यूज्ड फॉर बाइंग फिक्स्ड असेट विच इज यूज्ड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन द बिजनेस। मतलब आपके वहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है ना, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को स्टार्ट करने के लिए आप लोगों ने स्टार्ट कर दी, ठीक है ना, स्टार्ट कर दी। तो उसके बाद में उसको अभी वो कंपनी को अगर वहाँ पे चलाना है, वो बिजनेस को रन करना है, तो कहीं ना कहीं सारे मशीनरीज लगेंगे, सारे जो कुछ भी सारे रिसोर्सेस है वो सारी चीज़ें लगेंगी। तो वो सारी चीज़ें कहाँ से होगी, कहीं ना कहीं उसके लिए वो पूरे मशीनरीज लाना पड़ेगा। तो फिक्स कैपिटल बोले तो एक ऐसा कैपिटल जिसको कि अपन लोग यूज़ करते हैं अपने पूरे कैपिटल में का कुछ हिस्सा, जिसको कि अपन लोग यूज़ करते हैं फिक्स असेट को परचेस करने के लिए। मतलब फिक्स असेट जो है अपने पूरे बिजनेस के, आपका प्लांट एंड मशीनरी हो गया, आपका लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, उसको परचेस करने के लिए जो कुछ भी फंड्स लगते हैं तो कहीं ना कहीं उसको बोला जाता है फिक्स कैपिटल। मतलब फिक्स असेट जो है अपना लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, उसके बाद में अपना वहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी हो गया, मतलब जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बिजनेस के साथ रहने वाले, उसको परचेस करने के लिए जो कुछ भी फंड्स लगते हैं उसे कहा जाता है फिक्स कैपिटल। वो परचेस करने के लिए जो कुछ भी कैपिटल, जो कुछ भी पैसे यूज़ किया जाता है उसको कहा जाता है फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है ना। फिक्स्ड असेट को यूज़ करने, फिक्स असेट को परचेस करने के लिए जो कुछ भी कैपिटल यूज़ किया जाता है उसको कहा जाता है फिक्स कैपिटल। इन सिंपल वर्ड्स, फिक्स कैपिटल रेफर्स टू कैपिटल इन्वेस्टेड फॉर एक्वायरिंग फिक्स्ड असेट। मतलब फिक्स्ड असेट जो है प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, जो कुछ भी बिजनेस को लगने वाली है, ठीक है ना, तो उसको एक्वायर करने के लिए जो कुछ भी फंड्स वहाँ पे लगने वाले हैं उसको कहा जाता है फिक्स कैपिटल। इट स्टेज इन द बिजनेस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑलमोस्ट परमानेंटली। मतलब जैसे कि मैंने बोला कि ये बिजनेस के साथ लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पे रहने वाले हैं। फॉर एक्वायरिंग फिक्स असेट इट स्टेज इन बिजनेस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑलमोस्ट परमानेंटली। एग्जाम्पल्स फिक्स असेट आर कैपिटल यूज फॉर परचेसिंग लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। वही सारी चीज़ मैंने बोल के रखी कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, जो कुछ भी फर्नीचर वहाँ पे बिजनेस को लगने वाला है, तो कहीं ना कहीं इसको परचेस करने के लिए जो कुछ भी कैपिटल लगाओगे इसको कहा जाएगा फिक्स कैपिटल। सो कहीं ना कहीं ये बिजनेस के साथ लॉन्ग टर्म या फिर परमानेंटली भी उस जगह पे बोल सकते हो कि ये सारी चीज़ें बिजनेस के पास रहेगी। तो ये रहता है फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल मतलब फिक्स असेट को परचेस करने के लिए जो पैसा लगाया है उसे कहा जाता है फिक्स कैपिटल। तो भाई फिक्स असेट क्या है, तो फिक्स असेट क्या है, तो लैंड एंड बिल्डिंग, उसके अपने प्लांट एंड मशीनरी, जो कुछ भी फर्नीचर है, जो भी सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म बिजनेस के साथ वहाँ पे रहने वाली है, तो उन सारी चीज़ों को अपन लोग फिक्स्ड असेट उस जगह पे बोल सकते हैं। मेनली प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ये फिक्स्ड असेट के तौर पे अच्छी तरीके से अपन लोग इसको बोल सकते हैं। वही सारी चीज़ें यहाँ पे देखे रखिए, आप लोग पढ़ सकते हो। उसके बाद में फैक्टर्स अफेक्टिंग द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कुछ भी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को एक तरीके का पूरा बिजनेस में चाहिए, ये सारी चीज़ें बताते हैं। सबसे पहले तो आता है नेचर ऑफ बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक यूटिलिटीज हैव टू इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स टू एक्वायर फिक्स असेट। मतलब जो कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या फिर कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी है, उनको कहीं ना कहीं फिक्स असेट ज़्यादा लगते हैं। मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो कहीं ना कहीं उसको मशीनरी लेनी पड़ेगी, उसको लैंड एंड बिल्डिंग लेना पड़ेगा, कोई रेंट पे जगह लेनी पड़ेगी। अगर वही नहीं है तो वो क्या घर में मैन्युफैक्चरिंग करेगी क्या, तो नहीं। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें को लार्ज कंपनीज को, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को ज़्यादा पैसा फिक्स कैपिटल में लगना पड़ता है, फिक्स असेट में लगाना पड़ता है। सो वही चीज़ यहाँ पे बोल के रखिए। साइज ऑफ बिजनेस, वेयर अ बिजनेस फर्म इज सेट अप टू कैरी ऑन लार्ज स्केल ऑपरेशंस, इट्स फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट आर लाइकली टू बी हाई। मतलब अगर वहाँ पे यही चीज़ बोल के रखिए कि अगर आपका बिजनेस
वहाँ पे बहुत ही बड़ा है, तो कहीं ना कहीं आपको फिक्स्ड असेट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। अगर आपका बिजनेस छोटा है तो कहीं ना कहीं उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आपका अगर बिजनेस समझो, आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, 2-3 हज़ार करोड़ का है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे मशीनरी लगेगी, सारी चीज़ें, लैंड एंड बिल्डिंग लगेगी, फैक्ट्री लगेगी, फर्नीचर लगेगा, सारी चीज़ें लगेगी, तो कहीं ना कहीं आपका बहुत सारा पैसा, मेजोरिटी पैसा वहाँ पे फिक्स असेट में जाएगा। Scope of business: there are business firms which are formed to carry on production or distribution on a large scale. Such business would require more amount of fixed capital. मतलब वहाँ पे बोला गया है कि ऐसे कुछ बिजनेस फर्म्स है विच आर फॉर्म्ड टू कैरी ऑन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लार्ज स्केल। मतलब जो कुछ भी बिजनेसेस प्रोडक्शन करते हैं, वही जो कुछ भी मैंने बोला मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको एक ज़्यादा वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक ज़्यादा फिक्स्ड असेट वहाँ पे लगेगा। तो वही सारी चीज़ें डबल डबल रिपीट करके बोल करके। एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट: इफ एंटरप्रेन्योर डिसाइड्स टू अक्वायर असेट्स ऑन लीज और ऑन रेंटल बेसिस, लेस अमाउंट ऑफ फंड्स फॉर फिक्स्ड असेट विल बी नीडेड for the business. A contract by which one person grant possession of some of his property, special land and building or machinery to another for a certain period of time. मतलब अगर आप लोग कोई चीज़ रेंट पे या फिर अपने लीज पे लेते हो तो कहीं ना कहीं एक तरीके से फिक्स असेट, फिक्स कैपिटल वहाँ पे कम लगेगा। उसके बाद में आता है अपना अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। इफ द बिजनेस वांट्स टू सब कॉन्ट्रैक्ट सम प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन टू द डिफरेंट फर्म, लिमिटेड असेट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द प्रोडक्शन, इट वुड मिनिमाइज द फिक्स कैपिटल रिक्वायर्ड। मतलब अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, आप लोग बोलते हो कि एक मेन प्रोडक्ट मैं लॉन्च करूँगा, मतलब मेन प्रोडक्ट मैं मैन्युफैक्चरिंग करूँगा, उसकी पैकिंग जो है उसके लिए मैं किसी को आउटसोर्स कर दूंगा, मतलब वो कोई दूसरी फर्म करेगी, तो कहीं ना कहीं आपको एक फिक्स असेट वहाँ पे कम लगेगा। मतलब आपको उतना ही फिक्स असेट लगेगा जितना कि वो प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाने में जो कुछ भी सारी मशीनरी लगेगी, उतना ही फिक्स्ड असेट आप लोगों को उतनी मशीनरी लगेगी। उसको पैकिंग करने के लिए जो कुछ भी मशीनरी लगने वाली है, वो कहीं ना कहीं वो काम आप लोगों ने दूसरे लोगों को देखे रखा है, दूसरे फर्म को देखे रखा है, तो वो सारी चीज़ें, वो मशीनरी लाने का आपका जो खर्चा था, कहीं ना कहीं वो खर्चा कम हो गया। वो सारी मशीनरी, वो सारे पैकिंग की जिम्मेदारी वो दूसरे फर्म की रहेगी, तो कहीं ना कहीं कोई काम आप लोग वहाँ पे डेलीगेट करते हो तो कहीं ना कहीं फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट वहाँ पे कम हो जाती है। मतलब डेलीगेट मतलब किसी बाहर की फर्म को डेलीगेट करते हो, आउटसोर्स करते हो, तो कहीं ना कहीं फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी कम हो जाती है। उसके बाद में एक्विजिशन ऑफ ओल्ड असेट: इफ द ओल्ड इक्विपमेंट्स एंड प्लांट्स आर अवेलेबल एट लो प्राइसेस, देन इट वुड बी रिप्लेस द नीड फॉर इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स असेट। मतलब आप लोगों को जो कुछ भी मशीनरी लगने वाली है, वो आप लोगों ने अगर वहाँ पे सेकंड हैंड ली, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको जो कुछ भी पैसे है वो वहाँ पे एज कम्पेयर टू न्यू खरीदने से वहाँ पे कम लगेंगे। एक्विजिशन ऑफ असेट्स एट ऑन कंसेशनल रेट: मतलब आप लोगों ने जो कुछ भी मशीनरी है, जो कुछ भी असेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग है, वहाँ पे फर्नीचर है, वो सारी चीज़ें एक तरीके से कंसेशनल रेट में मार्केट से ली या फिर गवर्नमेंट से ली, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आपका फिक्स कैपिटल की जो कुछ भी रिक्वायरमेंट थी, कहीं ना कहीं वो भी कम हो जाएगी। उसके बाद इंटरनेशनल कंडीशन: द फैक्टर इज वेरी सिग्निफिकेंट, पर्टिकुलरली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कैरिंग बिजनेस ऑन इंटरनेशनल लेवल। फॉर एग्जाम्पल, कंपनीज एक्सपेक्टिंग वॉर मे डिसाइड टू इन्वेस्ट लार्ज फंड्स टू एक्सपांड फिक्स्ड असेट बिफोर देयर इज शॉर्टेज ऑफ मटेरियल। मतलब जो कुछ भी कंपनी इंटरनेशनल चलती है, जो कुछ भी मल्टीनेशनल कंपनीज है, जो कुछ भी यहाँ भी चलती है, दूसरों देशों में भी चलती है, तो कहीं ना कहीं जब वार की सिचुएशन उस जगह पे रेज होती है, तो कहीं ना कहीं वो सारे फिक्स्ड असेट जो कुछ भी बिजनेस को लगने वाले हैं उसको पहले से ही रेज करने पड़ते हैं, जिसके लिए फिक्स कैपिटल लगेगा, ताकि बाद में वो सारे मटेरियल्स का, सारे रिसोर्सेज का शॉर्टेज ना गिरे, ठीक है ना। उसके बाद में ट्रेंड इन इकोनॉमी: इफ द फ्यूचर ऑफ द कंपनी इज एंटिसिपेटेड टू बी ब्राइट, इट गिव्स ग्रीन सिग्नल टू द बिजनेस एंटरप्रेन्योर टू कैरी आउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस फर्म। इन दैट केस लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स आर इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड असेट टू रीप द बेनिफिट्स इन द फ्यूचर। मतलब अगर किसी कंपनी का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस अच्छी तरीके से एक्सपांड हो सकता है, और फिक्स्ड असेट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो सारा एंटरप्रेन्योर वहाँ पे लगाएगा एंड एक अच्छी तरीके से बिजनेस को एक्सपांड करेगा। उसके बाद में पॉपुलेशन ट्रेंड: व्हेन द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट हाई रेट, सर्टेन मैन्युफैक्चरर्स फाइंड डिसीजन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपांड बिजनेस। मतलब जब पॉपुलेशन अच्छी तरीके से बढ़ती है, मतलब तो बहुत सारे बिजनेस में एक तरीके का सोच रखते हैं कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे है अपने बिजनेस को एक तरीके का एक्सपांड करने के लिए। उसके बाद में कंज्यूमर प्रेफरेंस: इंडस्ट्रीज प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज विच आर इन गुड डिमांड विल रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। मतलब जो कुछ भी कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस है, मतलब जो कुछ भी लोगों को चाहिए, अगर वो सारी गुड्स विच आर इन गुड डिमांड, इट विल रिक्वायर लार्ज
अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल, मतलब जो कुछ भी लोगों को चाहिए, जो कुछ भी कंज्यूमर का प्रेफरेंस है, उस चीज़ का अगर आप सेल करते हो तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें, वो सारे रिसोर्सेज आपके पास होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए, रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाने तक कहीं ना कहीं आप लोगों को वहाँ पे फंड्स लगेंगे। तो उस जगह पे अच्छे खासे फिक्स कैपिटल की आपको ज़रूरत होगी। उसके बाद में कंपिटिटिव फैक्टर, द फैक्टर इज प्राइम एलिमेंट इन द डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। इफ वन of the competitor shift to the automation, the other companies in the same line of activity will be compelled to follow that competitor। मतलब अगर आपके कोई competitor ने कोई एक अच्छी चीज़ मार्केट में लाई तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी उसकी तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। मतलब वो जो कुछ भी नया चीज़ लाया आप लोगों को भी कुछ सेम टाइप का चीज़ करना पड़ेगा। मतलब कोई अगर एक समझो एक बंदा है, वो वहाँ पे एक लोकल में अपना बिजनेस करता था, उसके बाद में वो सारे बिजनेस ने क्या किया कि अपने सारे फंड्स क्या किए, एक सोशल मीडिया का यूज़ किया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा। मतलब वो लोकल से कहीं ना कहीं ग्लोबल बनने की वहाँ पे एक तरीके की पूरी कोशिश कर रहा था। वो सोशल मीडिया की वजह से, वीडियोस के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा है। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड अगर उसने मार्केट में लाया तो कहीं ना कहीं आपको भी एक तरीके से उसको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब आपको भी कुछ तो भी एक तरीके की नई चीज़ करनी पड़ेगी ताकि आप लोग मार्केट में टिक पाए। क्योंकि ये जो पूरा बिजनेस है कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें यहाँ पे डायनामिक रहती है, या यहाँ पे रोज़ कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको मार्केट के कंपटीशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। आपको कुछ ना कुछ इनिशिएटिव उस जगह पे लेना पड़ेगा। यही सारी चीज़ें थी। उसके बाद में आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे बिजनेस अफेयर्स चलाने के लिए जो कुछ भी फंड्स लगते हैं उसे कहा जाता है वर्किंग कैपिटल। ठीक है ना। दो तरीके का कैपिटल था, फिक्स कैपिटल, एक तरीके का पूरा वर्किंग कैपिटल। मतलब जो कुछ भी फिक्स असेट बिजनेस को वहाँ पे लगने वाले प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, उसे कहा जाता है फिक्स कैपिटल। एंड वर्किंग कैपिटल जो कुछ भी डे टू डे अफेयर्स चलाने के लिए पैसे लगने वाला है, सैलरीज हो गया, रेंट हो गया, उसके बाद में अपना पूरा मार्केटिंग का खर्चा हो गया, ये सारे खर्चे चलाने के लिए जो कुछ भी कैपिटल लगने वाला है उसे कहा जाता है वर्किंग कैपिटल। ठीक है ना। वर्किंग कैपिटल इज द कैपिटल विच इज यूज्ड टू कैरी ऑन द डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज आफ्टर एस्टिमेटिंग द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स of the business firm. It is necessary to estimate the amount of capital that would be needed to ensure the smooth functioning of the business firm. A business firm requires funds to store adequate raw material in stock. A firm would need capital to maintain sufficient stock of finished goods. In actual practice, goods are sold out in cash or on credit. मतलब goods वहाँ पे ऑन कैश भी सेल किए जाते, ऑन क्रेडिट भी। मतलब कि भैया मैं अभी गुड्स लेके जाता हूँ, पैसे कल दूंगा। ठीक है ना। सो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट डू नॉट फेच कैश इमीडिएटली। फर्म विल हैव टू अरेंज फॉर फंड्स टिल द अमाउंट इज कलेक्टेड फ्रॉम द डेटर्स। मतलब ये बोलता है कि वर्किंग कैपिटल जो है वो यहाँ पे ये शुरुआती की लाइन आप लोग पढ़ोगे तो ये बोलते हैं कि वर्किंग कैपिटल इज अ कैपिटल विच इज यूज्ड टू कैरी आउट डे टू डे ऑपरेशन। मतलब डे टू डे ऑपरेशन रन करने के लिए जो कुछ भी फंड्स लगते हैं, मतलब सैलरी देना हो गया, मार्केटिंग हो गया, वो सारी चीज़ें हो गई, तो उसके लिए जो कुछ भी फंड्स लगने वाले हैं तो कहीं ना कहीं उसे वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। जैसे कि बिजनेस फिक्स कैपिटल के लिए प्लानिंग करता है, उसी तरीके से बिजनेस को वर्किंग कैपिटल रेज जो कुछ भी लगने वाला है वो वहाँ पे कैसे रेज करना है उसके लिए भी बिजनेस को वहाँ पे सारी प्लानिंग वहाँ पे करनी पड़ेगी। एंड बहुत सारे बिजनेस है जो कुछ भी क्रेडिट सेल पे चलते हैं। मतलब अगर 100 रुपये का महीने का बिजनेस हो रहा है तो कहीं ना कहीं 60 से 70 रुपये का बिजनेस जो है वो वहाँ पे क्रेडिट सेल पे होता है। मतलब क्रेडिट सेल मतलब लोग वहाँ पे गुड्स लेके जाते हैं और बाद में पैसे दूंगा, मतलब उधारी पर बिजनेस होता है। ठीक है ना। और 20-30% जो बिजनेस है वो अपना समझो होता है कैश सेल पे। तो कहीं ना कहीं जो कुछ भी क्रेडिट सेल पे बिजनेस हुआ है तो कहीं ना कहीं उसके पैसे बाद में आएंगे, मतलब 1 महीने बाद, 2 महीने बाद। तो तब तक के लिए कहीं ना कहीं एक तरीके का पूरा फंड्स की रिक्वायरमेंट जो है, फंड्स की एक तरीके का पूरा जो कुछ भी फंड्स लगने वाले हैं उसकी एक तैयारी, उसकी एक प्रिपरेशन, वो सारे फंड्स कहीं ना कहीं बिजनेस के पास होने चाहिए ताकि एक अच्छी तरीके से बिजनेस वहाँ पे रन हो सके। तो इसे कहा जाता है वर्किंग कैपिटल। मतलब डे टू डे अफेयर्स रन करने के लिए जो कुछ भी कैपिटल लगता है उसे कहा जाता है वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे सेकेंडली बोला गया है कि ओवरहेड्स मीन्स एन इनडायरेक्ट कॉस्ट और एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड टू रन अ बिजनेस। ओवरहेड एक्सपेंसेस इंक्लूड अकाउंटिंग फीस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, इंटरेस्ट, लीगल फीस। मतलब ओवरहेड्स बोले तो जो कुछ भी अपने
पूरा बिजनेस चलाने के लिए जो कुछ भी एक्सपेंसेस वहाँ पे लगने वाले उसे कहा जाता है ओवरहेड्स। मतलब इसका अगर एग्जांपल देखें तो अकाउंटिंग की फीस, मार्केटिंग, उसके बाद में अपना इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, लीगल फीस, रेंट, रिपेयर्स, टैक्सेस, उसके बाद में टेलीफोन बिल्स, उसके बाद में ट्रैवल एक्सपेंडिचर, जो कुछ भी है वो सारी चीज़ें आपकी ओवरहेड्स में कवर होती है, ठीक है ना। द बिजनेस फर्म्स विल हैव टू अरेंज कैपिटल फॉर द फॉलोइंग: फॉर बिल्डिंग अप इन्वेंट्रीज मतलब कि स्टॉक, फॉर फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स, फॉर कवरिंग डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मतलब वही चीज़ें बोल के रखी कि डे टू डे ऑपरेशंस को चलाने के लिए जो कुछ भी फंड लगते हैं उसे वर्किंग कैपिटल वहाँ पे अपन लोग कह सकते हैं। जो कुछ भी स्टॉक लेना पड़ता है, जो कुछ भी डे टू डे अफेयर्स चलाने पड़ते हैं, जो कुछ भी आपके पेएबल्स है, जो कुछ भी बिजनेस की लाइबिलिटीज़ है, उसको पे करने के लिए जो कुछ भी फंड्स लगने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं उसे वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। उस चीज़ के लिए वहाँ पे बिजनेस को वर्किंग कैपिटल लगता है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे बोल के रखी है, आप लोग देख सकते हो। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना। देयर इज नो प्रिसाइज स्टैंडर्ड टू मेजर वर्किंग कैपिटल एडिक्वेसी। मतलब ऐसा कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है कि जिससे आप लोग ये चीज़ मेजर कर सकते हो कि उस बिजनेस को कितना वर्किंग कैपिटल लगेगा। मैनेजमेंट हैज़ टू डिटरमाइन द साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल इन द लाइट ऑफ सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस फर्म एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट विद इन विच द फर्म ऑपरेट। मतलब मैनेजमेंट को ये चीज़ वहाँ पे डिसाइड करनी होगी कि जो कुछ भी इंडस्ट्री में आप लोग काम कर रहे हो उस वहाँ पे कितना कैपिटल लग सकता है, कितना वर्किंग कैपिटल लग सकता है, इसका एक अंदाज़ा जो कुछ भी क्षेत्र में, जो कुछ भी एरिया में आप लोग काम कर रहे हो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैनेजमेंट को ये चीज़ वहाँ पे एक तरीके से ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल में आता है नेचर ऑफ बिजनेस। फर्म एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एसेंशियल प्रोडक्ट्स ऑफ डेली कंजम्पशन वुड नीड रिलेटिवली लेस वर्किंग कैपिटल एज देयर विल बी कांस्टेंट एंड सफिशिएंट कैश इनफ्लो इन द फर्म टू टेक केयर ऑफ लायबिलिटीज। मतलब जो कुछ भी फर्म्स है मैन्युफैक्चरिंग की बिजनेस में, जो कुछ भी फर्म्स हैं उनको एक तरीके से वर्किंग कैपिटल वहाँ पे कम लगता है। उनको फिक्स असेट, फिक्स कैपिटल, जो कुछ भी प्लांट एंड मशीनरी है, वो सारी चीज़ें, फर्नीचर है, वो एक तरीके से बोला जा सकता है कि एक ज़्यादा तरीके से लग सकता है। बट एक मैन्युफैक्चरिंग जो सारी चीज़ें हैं तो वो एक तरीके से उन सारे लोगों को वहाँ पे कम लगेगी। मतलब वर्किंग कैपिटल सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को एक तरीके से कम लगेगा। मतलब क्योंकि उनका कैश का इनफ्लो जो है वो वहाँ पे कंटिन्यूस रहेगा, ताकि वो अपनी जो भी लाइबिलिटीज़ है वो एक अच्छी तरीके से पे आउट कर सकते हैं। उसके बाद में ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ द बिजनेस इज डीलिंग इन द लग्जरियस प्रोडक्ट इट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एज सेल ऑफ लग्जरियस आइटम्स आर नॉट फ्रीक्वेंट। मतलब अगर कोई बिजनेस वहाँ पे लग्जरियस गुड्स बेचता है तो कहीं ना कहीं उसको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रखता है, क्योंकि लग्जरियस गुड्स जो होते हैं उसका एक सीज़न होता है, ठीक है ना। वो वहाँ पे हर टाइम नहीं बेचे जाते, तो कहीं ना कहीं उस समय में वहाँ पे वर्किंग कैपिटल वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लगता है। मतलब समझो कोई बिजनेस का सीज़न है 2-3 महीने का, 2-3 महीने में उसका बिजनेस फुल चलता है, बाकी 7-8 महीने ज़्यादा नहीं चलता। तो 2-3 महीने तो फुल चलता है, बाकी 7-8 महीने जो कुछ भी वो बिज़नेस रन करने के लिए डे टू डे ऑपरेशंस को करने के लिए जो कुछ भी फंड्स लगने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें मैनेज करनी होगी। तो जो कुछ भी 2-3 महीने में सेल होता है उसमें से ही कुछ पार्ट बाजू में रख के बाकी के 7-8 महीने में उसका यूज़ अपने डे टू डे अफेयर्स में किस तरीके से हो सकता है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। उसके बाद में साइज ऑफ बिजनेस आल्सो अफेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अ फर्म विथ लार्ज स्केल ऑपरेशन विल रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बिजनेस होगा तो उसको वर्किंग कैपिटल भी उतना ही बड़ा लगेगा। उसके बाद में वॉल्यूम ऑफ सेल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल। द वॉल्यूम ऑफ सेल एंड साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल आर डायरेक्टली रिलेटेड विथ ईच अदर। इफ द वॉल्यूम ऑफ सेल्स इंक्रीजेस देयर इज एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर आपका सेल बढ़ा तो कहीं ना कहीं आपका वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगा, अगर आपका सेल कम हुआ तो कहीं ना कहीं आपका वर्किंग कैपिटल भी कम हुआ। मतलब सेल बढ़ा तो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको रखने पड़ेंगे, सारी चीज़ें, मतलब सारे गोडाउन्स लेने पड़ेंगे, नई जगह लेनी पड़ेगी, एक्सपांड कर रहे होते हो तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा, लोगों की सैलरी है, मार्केटिंग है, सारी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं सेल बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगा, सेल कम होगा तो वर्किंग कैपिटल भी कम लगेगा। उसके बाद में प्रोडक्शन साइकिल, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन साइकिल। इफ द पीरियड ऑफ प्रोडक्शन साइकिल इज लॉन्गर द फर्म नीड्स मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। मतलब प्रोडक्शन साइकिल बोले तो जो कुछ भी रॉ मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल्स से जब तक आप लोग पूरा प्रोडक्ट बनाओगे, रॉ मटेरियल को पूरे मशीन से एक तरीके का पूरा प्रोडक्ट बनाया, उसके बाद में उसे कहा जा सकता है कि एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बन गया, ठीक है ना। तो इन सारी प्रोसेस को कहा, रॉ मटेरियल से जब एक पूरा फिनिश प्रोडक्ट बोलता है, पूरा फिनिश प्रोडक्ट बनता है, उसे कहा जाता है प्रोडक्शन साइकिल। तो कहीं ना कहीं आपका जो कुछ भी एक तरीके का पूरा टाइम है, मतलब आपको रॉ मटेरियल से पूरा फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए समझो 1 महीना लगता है, तो कहीं ना कहीं जितना बड़ा ये टाइमिंग होगा उतना ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा।
उसके बाद में बिजनेस साइकिल, व्हेन देयर इज अ बूम इन द इकोनॉमी sales will high, this will lead to increase in the investment in stocks, this require additional working capital. During recession sales will decline and hence the need of working capital will also decline. मतलब जब सेल बूम पे होता है तो कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगता है, क्योंकि आप लोग वहाँ पे सारे पैसे स्टॉक में वगैरह लगाते हो, और जब वहाँ पे रिसेशन होता है, जब वहाँ पे सेल बूम नहीं होता, तो कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल को कम लग सकता है. उसको ने टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल्स, इफ द फर्म डज नॉट get credit facility for purchase but adopts liberal credit policy for its sales, then it requires more working capital. मतलब जब आपका बिजनेस को कोई क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलती, मतलब आप लोग जहाँ से सारे प्रोडक्ट ले रहे हो, चीज़ मैन्युफैक्चर करने के लिए आप लोग जहाँ से रॉ मटेरियल जो सारे सप्लायर से ले रहे हो, कहीं ना कहीं वो आपको क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देता है. मतलब वहाँ पे आप लोगों को वहाँ पे कैश पेमेंट करना पड़ेगा. बट आप जो कुछ भी गुड्स बना रहे हो, मतलब आप जिससे ले रहे हो उससे आप लोग कैश पेमेंट करके वो सारी चीज़ें ले रहे हो, एंड आप लोग जिसको बेच रहे हो उसको कहीं ना कहीं वहाँ पे क्रेडिट पे बेच रहे हो, उसको कहीं ना कहीं आप लोग कैश पे नहीं बेच रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा. ठीक है ना. मतलब आप लोग जब वहाँ पे गुड्स ले रहे हो तो आप लोग पूरा पैसा दे के ले रहे हो, आप लोग जब वो सारा फिनिश प्रोडक्ट बना के बेच रहे हो तो कहीं ना कहीं आप लोग वहाँ पे क्रेडिट पे बेच रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो सारे लोगों से आप लोगों को, जिन लोगों को आपने पूरा सारा गुड्स बेचा है, उन लोगों से पैसा आपको 2-3 महीने के बाद आएगा, तो वहाँ पे तब तक के लिए आपको एक तरीके की फंड रिक्वायरमेंट लग सकती है. इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगता है. उसके बाद में आता है क्रेडिट कंट्रोल. क्रेडिट कंट्रोल इंक्लूड द फैक्टर्स सच एज volume of credit sale, the terms of credit sales, the collection policy, etc. If the credit control policy is sound, it is possible for the company to improve its cash flow. If the credit policy is liberal, it creates problem for collection of fund. मतलब फर्म की क्रेडिट पॉलिसी अगर लिबरल है, मतलब जो कुछ भी गुड्स आप क्रेडिट पे बेचते हो उसको एक तरीके से आपकी पॉलिसी साउंड नहीं है, मतलब वो टाइम पे रिकवर नहीं होते पैसे, तो कहीं ना कहीं आपको एक प्रॉब्लम जा सकता है. और अगर आपकी क्रेडिट पॉलिसी साउंड है, आप लोगों को एक तरीके का पूरा क्रेडिट पे माल बेचते हो, बट आप लोग वो सारी रिकवरी भी एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर वहाँ पे कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को एक जो कुछ भी फंड्स कलेक्ट करने में वहाँ पे दिक्कत नहीं जाएगी. वही सारी चीज़ें यहाँ पे बोल रखी है. इट कैन इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ बैड डेट्स. मतलब आपकी पॉलिसी अगर वहाँ पे लिबरल है, आप लोगों को क्रेडिट पे गुड्स बेचते हो, बट कहीं ना कहीं वो सारी पैसे मार्केट से बाद में रिकवर नहीं होती, वो लोग बाद में पैसे नहीं देते आपको. ठीक है ना. तो कहीं ना कहीं आपके बैड डेट्स, मतलब आपके पैसे डूब जाते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी रहती है. देयरफॉर फर्म रिक्वायर्स मोर वर्किंग कैपिटल. मतलब अगर आप लोग की पॉलिसी अगर वहाँ पे लिबरल है, तो कहीं ना कहीं लोगों ने आपको सारे पैसे बाद में नहीं दिए, कहीं ना कहीं आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लग सकता है भाई. ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, मतलब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब जब आप लोग पूरे बिजनेस को एक्सपांड करते हो तो कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा. उसके बाद में आता है मैनेजमेंट एबिलिटी. रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिड्यूस्ड इफ देयर इज प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स. अ फर्म स्टॉकिंग ऑन हेवी स्टॉक कॉल्स फॉर हायर लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल. मतलब अगर आपका स्टॉक लेवल, इन्वेंट्री लेवल बहुत हाई है, तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा. एक्सटर्नल फैक्टर, इफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक्स प्रोवाइड फंड्स टू द फर्म एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, द नीड फॉर वर्किंग कैपिटल इज रिड्यूस. मतलब बैंक और फाइनेंस के इंस्टीट्यूशन के साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशन है, वो सारे लोगों को बताया कि आप अच्छी तरीके से आपका सारा टर्न हो रहा है, आप अच्छी तरीके से एक तरीके का पूरा रीपेमेंट ऑन टाइम करते हो, तो कहीं ना कहीं वो लोग एक अच्छी तरीके से आपको लोन देंगे. और जब भी आपको ज़रूरत पड़ी, वो अगर बैंक्स आपको वहाँ पे फंडिंग करेंगी, तो कहीं ना कहीं आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत बहुत कम से कम गिरेगी. सो आप लोग देख सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल बोले तो डे टू डे अफेयर्स में जो कुछ भी पैसे लगता है उसको वर्किंग कैपिटल कहा जाता है. नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, वॉल्यूम ऑफ सेल्स, प्रोडक्शन साइकिल, बिजनेस साइकिल, टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स, उसके बाद में क्रेडिट कंट्रोल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, मैनेजमेंट एबिलिटी, एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें आपके वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करती है. मतलब ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिसाइड करती है कि आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा या फिर आपका उस जगह पे कम लगेगा. अगर आपका सेल्स ज़्यादा है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा. अगर आपको बैंक एंड फाइनेंस अगर फंड करते हैं तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगा. अगर आप लोग वहाँ पे ग्रोथ में जाते हो तो वर्किंग कैपिटल आप लोगों को ज़्यादा लगेगा. उसके बाद में आपकी अगर क्रेडिट पॉलिसी लिबरल है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा. उसके बाद में आपका अगर प्रोडक्शन साइकिल टाइम वहाँ पे ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा. उसके बाद में साइज़ ऑफ बिजनेस ज़्यादा है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा. उसके बाद में नेचर ऑफ बिजनेस कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका वर्किंग कैपिटल वहाँ पे आपको कितना लगेगा. उसके बाद में मैनेजमेंट, देयर इज़ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्रोडक्शन. मतलब आपके फर्म में अगर पूरा कोऑर्डिनेशन है तो कहीं ना कहीं आपको वर्किंग कैपिटल एक अच्छी तरीके से बैलेंस तरीके से लग सकता है.
मतलब आप लोग अगर स्टॉक वगैरह ज़्यादा मेंटेन करते हो तो वहाँ पे आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा। उसके बाद में आता है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर बोले तो जो कुछ भी बिजनेस में आप लोगों ने कैपिटल लगाया है, समझो बिजनेस में आप लोगों ने वहाँ पे 100 रुपये लगाए, तो वो 100 रुपये कहाँ से रेज किए, मतलब समझो उसमें से 20 रुपया लोगों को शेयर इशू करके लोगों से रेज किया, उसमें से 30 रुपये का बैंक से लोन लिया, उसमें से 30 रुपये अपने घर से डाले, उसमें से रहे वाले 30 रुपये का वहाँ पे मतलब बाकी सारे फ्रेंड्स वगैरह से लिए। तो कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर बोले तो कितना पैसा खुद का, मतलब स्ट्रक्चर बोले तो वहाँ पे कितना पैसा खुद का है, कितना पैसा बैंक से आया है, कितना पैसा लोगों ने दिया है, और कितना पैसा अपने रिलेटिव या फिर फ्रेंड से है। इसे बोला है कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब जो कुछ भी कैपिटल, जो कुछ भी पैसे बिजनेस में लगाए वो सारे पैसे का सोर्सेस क्या है, वो पैसे कहाँ से आपको मिले, मतलब वहाँ पे मतलब उसमें से कितना हिस्सा आपका खुद का है, उसमें से कितना हिस्सा आप लोगों ने बैंक से लिया है, उसमें से कितना हिस्सा लोगों को शेयर्स इशू करके लिया है, और उसमें से कितना हिस्सा आप लोगों ने आपके रिलेटिव या फिर फ्रेंड से लिया है। ये बताता है आपको कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो कैपिटल स्ट्रक्चर की अगर यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर की अपन लोग बात करें तो सबसे पहले आता है कि देयर आर 4 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब देयर आर 4 बेसिक टाइप के वहाँ पे अपने एक तरीके से कैपिटल स्ट्रक्चर है, उसके कंपोनेंट्स है। ये चीज़ें आप लोगों को मोस्टली देखी जाएंगी जब कोई बिजनेस फंड रेज करता है। सबसे पहले आता है इक्विटी शेयर कैपिटल। मतलब आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने आपकी कंपनी के शेयर्स मार्केट में दिए एक सर्टेन प्राइस के लिए, एंड जो लोगों ने वो सारे शेयर्स परचेस किए तो कहीं ना कहीं उन लोगों से वो सारे लोगों से आप लोगों ने पैसे रेज किए। आप लोग बहुत सारे कंपनीज को शेयर्स लेते हो, जब कंपनी लिस्ट होती है तो कहीं ना कहीं कंपनी लोगों को शेयर इशू करती है और उन लोगों से पैसे रेज करती है, ताकि जो कुछ भी ग्रोथ वहाँ पे सारे कंपनी को करनी है वो पैसे को ध्यान में रखते हुए वो सारे पैसे वो कंपनी बिजनेस में यूज़ कर सके, एंड कंपनी उसके बदले में उस कंपनी का कुछ हिस्सा, कुछ शेयर, कुछ ओनरशिप वहाँ पे आप लोगों ने जितने शेयर्स लिए उतनी मतलब पूरी कंपनी का अगर 100 रुपये का कैपिटल है, उसमें से आप लोगों ने अगर मतलब 10 रुपये के शेयर्स लिए, हाँ ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं 10% का शेयर्स, 10% की ओनरशिप वहाँ पे आप लोगों ने उस कंपनी में ली है, बिकॉज शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी। आप लोग आगे चल के पढ़ोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 टाइप दिए गए कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। इक्विटी शेयर कैपिटल, इट इज द बेसिक सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ अपना बिजनेस। इक्विटी शेयर्स आर शेयर्स विच गेट डिविडेंड्स एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल आफ्टर इट इज पेड टू प्रेफरेंस शेयर्स। दे ओन द कंपनी, दे बियर द अल्टीमेट रिस्क एसोसिएटेड विद द ओनरशिप, दे कैरी डिविडेंड एंड फ्लक्चुएटिंग रेट डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट्स। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो शेयर्स के बदले में वहाँ पे फंड्स सारे बिजनेस को देते हैं, और वो कहीं ना कहीं वो बिजनेस के ओनर्स रहते हैं, ठीक है ना। मतलब जो बंदे बिजनेस में पैसे लगाएंगे वो उसके वहाँ पे हो गए ओनर्स। तो कहीं ना कहीं इक्विटी शेयर कैपिटल को वहाँ पे वो एक तरीके का बिजनेस में ओनरशिप, वहाँ पे पूरे जितना भी कैपिटल है उसमें से जितना % का शेयर्स वो उन लोगों ने लेके रखे, उतनी ओनरशिप उन लोगों को बिजनेस में मिलती है। दे आर दी ओनर्स। जो कुछ भी पैसे उन लोगों ने बिजनेस में डाले उसके ऊपर उन लोगों को वहाँ पे डिविडेंड मिलेगा। मतलब बैंक को जैसे अपन इंटरेस्ट पे करते हैं उसी तरीके से इक्विटी शेयर होल्डर्स को वहाँ पे डिविडेंड पे करना रहता है। उसका रेट फिक्स नहीं होता, उसका रेट फ्लक्चुएटिंग होता है। एंड जो कुछ भी पूरे बिजनेस की लायबिलिटीज है, जो कुछ भी लोन से, सारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स से जो कुछ भी पूरे पैसे रेज किए, उन सबको पेमेंट करने के बाद में एट लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो कुछ भी सारे पैसे बिजनेस में रहेंगे, जो कुछ भी प्रॉफिट रहेगा वो सारा इक्विटी शेयर होल्डर्स का रहेगा। मतलब सब लायबिलिटीज पे करने के बाद में अंत में जो रहेगा कहीं ना कहीं वो अंत वाला बंदा इक्विटी शेयर होल्डर्स रहेंगे। मतलब आप लोगों ने समझो कोई अगर बिजनेस शुरू किया तो कहीं ना कहीं पूरा खर्चा बिजनेस का आप लोगों को सबसे पहले पे आउट करना होगा। सैलरीज हो गया, रेंट हो गया, सारी चीज़ हो गई, आपका बैंक का कोई लोन है तो वो हो गया। अंत में जो कुछ भी प्रॉफिट बचा वो आपका रहेगा। इसी तरीके से बोला गया अंत में जो पैसा रहेगा कहीं ना कहीं वो सारा पैसा आपका रहेगा, क्योंकि आप लोग उस बिजनेस के ओनर्स हो, ठीक है ना। सेम तरीके से इक्विटी शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी। सो अंत में जो रहेगा वो वहाँ पे उन सारे लोगों का रहेगा। देन आता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैरी प्रेफरेंशियल राइट एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड हैव प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स फॉर रिटर्न ऑफ कैपिटल व्हेन द कंपनी इज लिक्विडेटेड। मतलब जब कंपनी बंद होती है तब इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अपना पैसा मिलता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलने से पहले
इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, और जब कंपनी लिक्विडेट होती है, जब कंपनी बंद होती है, तो कहीं ना कहीं इक्विटी शेयर होल्डर्स को वहाँ पे एक तरीके से पूरा पैसा मिलने से पहले, इक्विटी ऑन द क्लोजर ऑफ कंपनी, इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा मिलने से पहले कहीं ना कहीं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा मिलता है। मतलब अगर अपन डिविडेंड की बात करें एंड उसके बाद में कंपनी जब क्लोज होती है, जब पूरा प्रॉफिट शेयर होता है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले कहीं ना कहीं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक तरीके का राइट होता है। यहाँ पे दे के रखा है, दे कैरी द प्रेफरेंशियल राइट देन द इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो कहीं ना कहीं इक्विटी शेयर होल्डर्स से एक तरीके का प्रेफरेंशियल राइट वहाँ पे वो सारे लोगों को है, अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। देन आता है रिटेन्ड अर्निंग्स, मतलब जो कुछ भी बिजनेस ने वहाँ पे सारे फंड्स एक तरीके से उसके पास है, उसके पास जो कुछ भी अर्निंग्स, उसकी सेविंग्स है, वो सारे फंड्स वहाँ पे सारी चीज़ें वो सारे बिजनेस में एक तरीके से यूज़ की जा सकती है। उसके बाद में बोरोड कैपिटल, अगर अब यहाँ पे बोरोड कैपिटल के बहुत सारे पार्ट्स है। बोरोड कैपिटल बोले तो आप लोगों ने एक तरीके का लोन लिया, मतलब बैंक से लोन लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, कहीं ना कहीं उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और वो फंड आप लोग वहाँ पे सारे बिजनेस की कैपिटल में ला सकते हो। या फिर डिबेंचर्स, मतलब डिबेंचर्स बोले तो कंपनी एक डॉक्यूमेंट उस जगह पे इशू करती है, वहाँ पर की सारी चीज़ें, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस वो सारे डॉक्यूमेंट में लिखे जाते हैं कि हमारी कंपनी ने ये बंदे से इतने रुपए लिए, इतने रुपए लेके रखे हैं, एंड कंपनी इसका रीपेमेंट ये इतने टाइम में कर देगी, समझो 1 ईयर में कर देगी विद द इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। तो ये जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स कंपनी ने वो सामने वाले बंदे को दिया और उससे वहाँ पे फंड रेज किए, तो इस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है डिबेंचर्स। सेक्शन 71 ऑफ कंपनीज एक्ट में ये सारी चीज़ें कवर करके रखी है। आगे चलकर अपन लोग देखेंगे। डिबेंचर्स के ऊपर मैंने एक अच्छा खासा वीडियो भी बना के रखा है, वो वीडियो की लिंक भी मैं इस वीडियो के यहाँ पे अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो वीडियो आप लोग देखिएगा, आप लोगों को वहाँ पे पता चलेगा कि व्हाट इज डिबेंचर्स, ठीक है ना। सो जब एक कंपनी एक डॉक्यूमेंट इशू करती है, इन शॉर्ट, जिसमें कि लिखा होता है कि वो सामने वाले बंदे का नाम, उसने कितने पैसे दिए, उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट कंपनी उस बंदे को देगी, एंड उसका रीपेमेंट वहाँ पे कितने टाइम में होगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट कंपनी सामने वाले बंदे को देती है, इसे कहा जाता है डिबेंचर, ठीक है ना। तो डिबेंचर लोगों को देके, लोगों के पास से डायरेक्ट बैंक से फंड न रेज करते हुए, डिबेंचर्स लोगों को देके कहीं ना कहीं लोगों से फंड रेज करना। तो कहीं ना कहीं जो कुछ भी बंदे को वो सारा डॉक्यूमेंट दिया रखा है, वो हो गया डिबेंचर होल्डर, मतलब उसके पास में वो डिबेंचर का होल्डर है, उसके पास में राइट है कि वो कंपनी से उतने पैसे उतने टाइम के बाद में उतने इंटरेस्ट रेट के साथ में वहाँ पे ले सकता है। तो कहीं ना कहीं कंपनी ये एक तरीके की बोरोइंग है, ठीक है ना। मतलब कंपनी लोन भी ले सकती है या फिर कंपनी डिबेंचर्स के जरिए भी पैसे रेज कर सकती है। सो वो यहाँ पे 4 टाइप हो गए। एक तो हो गया इक्विटी कैपिटल, एक हो गया अपना प्रेफरेंस कैपिटल, एक हो गया अपना रिटर्न अर्निंग्स, मतलब जो कुछ भी सेविंग्स है, ठीक है ना, जो कुछ भी आपने रिटेन करके रखा है, जो कुछ भी आपने अर्निंग्स सेव करके रखी है, उसमें से वहाँ पे आपके कैपिटल में आप लोग डाल सकते हो, मतलब खुद का पैसा। उसके बाद में बोरोड कैपिटल, मतलब आप लोगों ने डिबेंचर्स के जरिए लोगों से पैसे इशू किए, न कि डायरेक्ट बैंक से। सेकेंडली आपका लोन, मतलब टर्म लोन बोले तो बैंकर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, आप लोगों ने वहाँ पे आप लोगों ने लोन लेके रखा है। सो यही सारी चीज़ें वहाँ पे देके रखी है। हो गया चैप्टर खत्म। सो डेफिनेटली एक पूरा रिवीजन एक फर्स्ट चैप्टर का यहाँ पे अपना हो गया है। इसमें कोई भी डाउट्स है तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे मुझे कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली सारे डाउट्स आप लोगों की सॉल्व करूँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस। जो कुछ भी डाउट्स है आप लोग यहाँ पे पूरे मुझे एक तरीके से पूरे डाउट्स आप लोग मुझे बताइए, मैं डेफिनेटली सारे डाउट्स आप लोगों के यहाँ पे एक तरीके से सॉल्व करूँगा। यहाँ पे पूरा वीडियो थोड़ा ये हो गया है, यहाँ पे आपको अभी शायद से मैं नहीं दिख रहा हूँ, बट डेफिनेटली आप लोग मुझे सुन पा रहे होंगे। जो कुछ भी आपके कमेंट्स है मैं डेफिनेटली देखूंगा। वीडियो कैसा लगा वो डेफिनेटली मुझे बताइए। अपना यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, आपके फैमिली के साथ डेफिनेटली शेयर कीजिए। ऐसे ही पूरा सब SP हो गया, इको हो गया, OCM हो गया, पूरा 12th कॉमर्स हो गया, या फिर CA CS के भी लॉ सब्जेक्ट्स हो गए, सारा का पूरा एग्जॉस्टिव रिवीजन मैं यहाँ पे कवर करूँगा। डेफिनेटली कुछ भी डाउट्स है तो मुझे यहाँ पे बताइए, मैं डेफिनेटली उसको एक मतलब जल्द से जल्द वहाँ पे सॉल्व करूँगा। एंड एक अच्छा पूरा रिवीजन सारे सब्जेक्ट्स का यहाँ पे हम लोग करेंगे। Feb 26 में भी आपके 12th के अगर एग्जामिनेशन है तो उसको भी एक अच्छी तरीके से प्लान अपन यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। सो डेफिनेटली आई थिंक कि एक अच्छी तरीके से सारी चीज़ें इस लेक्चर में अपन लोगों ने कवर कर रखी है। सो आप लोगों को होप ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगे। सो डेफिनेटली जल्दी मैं सेकंड चैप्टर के ऊपर भी एक अच्छा खासा रिवीजन लेक्चर बनाऊंगा, सोर्सेस ऑफ
कॉर्पोरेट फाइनेंस, ठीक है ना। तो इसके ऊपर भी एक अच्छा खासा पूरा एग्जॉस्टिव रिवीजन मैं यहाँ पे बनाऊंगा। सो डेफिनेटली स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच, बाय बाय।